स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम रीड करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर हमने रीड किया था एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से, जिसके अंदर हमने जो आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से जो अपना अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप किया कि क्या आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, कैसे उसके थ्रू जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हुआ कि एंशियंट समय में किस तरीके से कोई भी इवेंट है उसका ओक्यूरेंस हुआ है, उसका क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा, और किस तरीके से जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं कॉलोनियल एरा के समय डेवलप हुई है, जिसके थ्रू यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री का जो अंडरस्टैंडिंग है या आर्कोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे डेवलप हुआ। उसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर रीड किया था। आज हम रीड करने वाले हैं स्टूडेंट्स जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से, लिटरेचर के रिगार्डिंग में एंशियंट समय में आपको किस तरीके का जो लिटरेचर है वो देखने के लिए मिलता है। उस समय का जो जिस तरीके का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो, वुमेन्स का किस तरीके का सिचुएशन हुआ करता था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था या नहीं था, इन सभी के बारे में आपको जो जानकारी है वो आपको लिटरेरी सोर्सेज के थ्रू ही देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि जब भी आपको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना हो तो कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। चाहे वो किसी भी पार्ट का हिस्ट्री हो, चाहे एंशियंट समय का हिस्ट्री हो, उसके जो सोर्सेज है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे। मेडिवल हिस्ट्री को जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो उसके जो सोर्सेज हैं वो आपको डिफरेंट वे के अंदर में आपको अंडरस्टैंड करना होगा, अलग सोर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि हम एंशियंट हिस्ट्री का जो सोर्सेज हैं, एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। लेक्चर नंबर 1 के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात किया था स्टूडेंट्स कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं, जिसके अंदर में आपको सील्स भी देखने के लिए मिलती हैं। सील्स के अलावा आप देखिए कि माउंट्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा। माउंट्स के अलावा अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, उनका जो एक्सकावेशन प्रोसेस है उसको किस तरीके से कैरी आउट किया गया। कुछ इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हमारा जो एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल के अंदर में 1784 के समय आपको देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में भी हमने रीड किया है। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू में आपको आर्कोलॉजिकल का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको जो जानकारी है वो मिलेगा। आप देखिए कि जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर में जो रीड किया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बेसिकली यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में रीड किया था कि व्हाट इज़ द एंशियंट हिस्ट्री। एक बार इंक यहाँ पे चेंज करें स्टूडेंट्स, इंक को एक बार चेंज करते हैं। तो आप देखिए कि ब्लू इंक यूज करते हैं। तो फर्स्ट इज अबाउट द कि हमने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे रीड किया कि ये क्या है एंशियंट हिस्ट्री, कि हमारा जो एंशियंट समय है उस तरी में किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, उसका जो क्रोनोलॉजिकल स्टडी है उसको हमें कैरी आउट करना है। किस तरीके से हम उस स्टडी को कैरी आउट करेंगे, जो डिफरेंट सोर्स हैं हमारे एंशियंट हिस्ट्री के, जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनको बेसिकली यहाँ पे ट्रेस करते हुए उन सोर्सेज के थ्रू में आपको किसी भी एक इवेंट का जो ओक्यूरेंस है उसका वहाँ पे किस तरीके से इवेंट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। सबसे पहले हमने इस एग्जाम्पल के बारे में रीड किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स हैं उनके बारे में। आप देखिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो सील हुआ करती थी उनका जो प्रेजेंस आपको उस समय की जो डिफरेंट टाइप की जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है प्रेजेंट समय में वहाँ पे जो हुआ करती थी, वहाँ पे भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स है उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है, जो बेसिकली क्या शो करता है स्टूडेंट्स। क्या तो आप देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेड का जो प्रैक्टिस है वो हुआ करता था, दोनों सिविलाइजेशंस का जो ट्रेड का जो प्रैक्टिस है वो हुआ करता था। या हो सकता है कि इन सील्स को जो डिप्लोमेट्स हैं, एक सिविलाइजेशन के जो डिप्लोमेट हैं जो यहाँ पे राजदूत हुआ करते हैं, वो दूसरा सिविलाइजेशन के अंदर में जाया करते होंगे, इस सील को एज ए मीडियम के रूप से यूज किया जाता होगा एंट्री के पॉइंट के रिगार्डिंग में। तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है उसका मीनिंग। तो बेसिकली जो अज्यूम किया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, जो आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा जो इसको अज्यूम किया गया है, एक ट्रेड के बेसिस पे इसको अज्यूम किया गया है कि ट्रेड के रिगार्डिंग में जो सील्स है उनका यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील है उनके बारे में हमने देखा कि किस तरीके से दूसरी सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट है उस समय भी उसको यूज किया जाता था, मीन्स लोग हैं वो वहाँ पे ट्रेवल किया करते थे।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने सोर्सेज के अंदर ही एक कोइन का जो एग्जाम्पल है उसके बारे में देखा कि कोइन के थ्रू में ये हम यहाँ पे जो आर्कोलॉजिकल जो यहाँ पे सोर्सेज है उनके बारे में रीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सोर्सेज बेसिकली 3 टाइप के हैं, अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है। 3 टाइप के सोर्सेज कौन कौन से हैं? एक तो आर्कोलॉजिकल सोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, फिर आप देखिए कि जिन लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हम रीड करने वाले हैं जिसके अंदर में आपको वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर का जो लेटर पार्ट है, पोस्ट वैदिक का जो एरा है उस समय में आपको डिफरेंट जो सेक्शंस वैदिक लिटरेचर के अंदर ऐड हुए उसके बारे में आज हम रीड करेंगे। हमारे जो एपिक्स हैं, पुराणाज हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं, जैनिज्म का जो लिटरेचर है जिनको कि हम आगम्स के नाम से जानते हैं, और आपको हमारा जो संगम एज है, सदर्न इंडिया के अंदर जो संगम एज है उसका भी जो लिटरेचर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो लिटरेचर के सोर्स हैं। आज हम यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में रीड किया था, और एक सोर्स आपको जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, बाहर के जो लोग हैं, सपोज कीजिए चाइना से जो पर्सनस आए थे जिसके अंदर में आपको हीन श्यांग नाम का एक पर्सन है वो काफ़ी पॉपुलर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हीन श्यांग जब इंडिया के लिए विजिट के लिए आते हैं तो नॉर्दर्न इंडिया में जिनका रूल हुआ करता था उनको हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। सदर्न इंडिया के समय में जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसका जो अराइवल फेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा पुलकेशिन सेकंड नाम के जो रूलर्स हैं उन सभी के द्वारा वहाँ पे जो डिफीट किया गया है उसको भी हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन के समय जो फॉरेन ट्रेवलर आए थे चाइना से, हीन श्यांग, उनके द्वारा अपना जो बुक है सु यू की नाम का जो किताब है वो देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर में उनके द्वारा मेंशन किया गया है। तो आप देखिए कि इस तरीके से फॉरेन ट्रेवलर हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सोर्सेज को क्यों रीड करना जरूरी है? एंशिएंट हिस्ट्री का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे ट्रेस करने की रिगार्डिंग में ओक्यूरेंस ऑफ इवेंट के बारे में आपको जानकारी मिलती है। बट आप देखिए कि कोई भी सोर्स आपको मिला है ये किस समय हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट किस समय में आया है, उसको हम यहाँ पे जो अंडरस्टैंड है वो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक कार्बन डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। C14 का जो प्रेजेंस है उसके बेसिस पे जो अंदाजा है वो लगाया जाता है। अभी C14 क्या है? C14 बेसिकली यहाँ पे एक ईयर है जो जिसके रिगार्डिंग में उसका जो प्रीवियस किस समय वो इवेंट हुआ होगा, किस समय वो एग्जिस्टेंस में आया होगा, उसके बारे में आपको जो जानकारी है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या यहाँ पे कार्बन का जो डेटिंग सिस्टम है इसके अलावा और भी कोई यहाँ पे वे है जिसके थ्रू जो डेटिंग है जो पता किया जा सकता है? तो इसके बारे में भी हमने देखा था कि मई 2023 के समय में न्यूज़पेपर के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर है वहाँ पे काफ़ी सारा जो डेटिंग सिस्टम्स है उनके बारे में मेंशन था। C14 का एक आपको लिमिटेशन ये देखने के लिए मिलता है कि इनके द्वारा 5000 ईयर तक का जो जानकारी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मोर देन 5000 के बाद का जो जानकारी चाहिए, सपोज कीजिए कोई 10,000 पुराना कोई सामान है उसके बारे में यहाँ पे जो जानकारी है वो इस C14 डेटिंग सिस्टम के थ्रू आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज माउंड है, टेराकोटा है, स्तूपा है, कोइन है, सील्स है, इंस्क्रिप्शन है, स्टोन है, मोन्यूमेंट्स हैं, मेटेलिक टूल्स हैं, ये आप सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ये डेटिंग का कॉन्सेप्ट है, इस डेटिंग के थ्रू उनका यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे एनालाइज किया जाता था। फिर आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा हमारा जो कॉलोनियल एरा के समय में, जिसमें हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। 1861 के समय में जो अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो पर्सन हुआ करते थे उनका लीडरशिप के अंदर इसको बनाया गया था। एक बार यूपीएससी ने 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसके द्वारा किया गया था। आप देखिए कि 1902 के समय में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। जॉन मार्शल नाम के जो पर्सन है उनका लीडरशिप में आपको इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। उस समय बेसिकली कर्जन नाम के जो पर्सन है वो वाइसरॉय हुआ करते थे। कर्जन के द्वारा आप देखिए उस समय काफ़ी सारे जो कमीशन है वो लाए गए थे। 1902 के समय ही आपको पुलिस कमीशन है, जो पुलिस का जो कमीशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 1904 के समय में आप देखिए यूनिवर्सिटी का एक कमीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो भी इस्टेब्लिशमेंट में आया था। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1902 के समय में। अब आपको यहाँ पे जो डिफरेंट स्टडी है, जो ब्रांचेज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। मोर्टिमर व्हीलर के द्वारा जो स्ट्रेटिग्राफिक है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर क्रोनोलॉजिकल जो स्टडी है उसको कैरी आउट किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल जो स्टडी है उसको कैरी आउट किया जाता है। एक्सकावेशन का एक प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है। एक्सकावेशन क्या है कि यहाँ पे जो माउंट्स हैं उनका डिगिंग किया जाएगा।
और ओल्ड हैबिटेशंस है उनको प्रेजेंट समय में जो लाइम लाइट है उसके अंदर में लाया जाता है इस एक्सकावेशन प्रोसेस के थ्रू में, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो प्रेजेंट समय में एरा है, आप देखिए कि 1921 के समय में वहाँ पे रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन के थ्रू में ये जो एरिया है वो न्यूज़ के अंदर में आता है, और उसका बेसिकली अच्छे से एक्सकावेशन है उसको कैरी आउट किया गया, जिससे एक सामने आया कि वहाँ पे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसके प्रेजेंस के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हुआ करते हैं, एक सील जो हुआ करती हैं, आप देखिए सील के एक्सचेंज के बारे में हमने देखा था, तो सील जो हुआ करती हैं वो यहाँ पे एक अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन का जो फॉर्म है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंस्क्रिप्शंस का जो स्टडी है उसको एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। ओल्ड जो राइटिंग है, जो इंस्क्रिप्शंस का जो राइटिंग है उसको अंडरस्टैंड करने के रिगार्डिंग में आपको पैलियोग्राफी है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फिर आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं, सील्स ऑफ हड़प्पा हैं, उनके बारे में बताया गया। अब आप देखिए कि जो सील्स ऑफ हड़प्पा हैं उनको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है किसी के द्वारा भी, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सील है उसके ऊपर में बेसिकली वो क्या लिखा गया है, क्या वो लेफ्ट टू राइट लिखा गया है, राइट टू लेफ्ट, इन सभी के बारे में जो जानकारी है वो नहीं मिलती है आपको। अभी तक जो हड़प्पा की जो सील्स हैं उनको डेसिफर भी नहीं किया गया है। फिर आपको अशोका इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी मिलेगा कि अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसको बेसिकली 3rd सेंचुरी BC के समय का है। उसको जेम्स प्रिंसेप नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा 1837 के समय में उसको डेसिफर किया गया था। उसके अंदर बताया गया कि वहाँ पे जो ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है उसका यूज किया गया है। फिर आपको यहाँ पे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में जानकारी मिलती है, प्रकृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज का लेटर फॉर्म के अंदर यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि उसके बाद में आपको रीजनल लैंग्वेज है उनका 9th सेंचुरी के समय जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है इंडिया का जो लिटरेचर है, एंशिएंट लिटरेचर है उसके अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, रुद्रदमन नाम के जो पर्सन हुआ करते थे, वेस्टर्न क्षत्रपा हुआ करते थे, जिनके द्वारा सातवाहना जो डायनेस्टी है जो कि कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, सातवाहना ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, साउथ ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि सातवाहना डायनेस्टी को डिफीट किया गया था वेस्टर्न क्षत्रपास के द्वारा। तो उसके एक रूलर हुआ करते थे रुद्रदमन। रुद्रदमन का जूनागढ़ के अंदर एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे काव्या फॉर्म के अंदर में लिखा गया है, काव्या फॉर्म के अंदर में वहाँ पे लिखा गया है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। लेटर फॉर्म के अंदर आपको जो संस्कृत है उसका यूज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपको यहाँ पे एक और जानकारी होनी चाहिए कि सातवाहना डायनेस्टी के जो रून्स हुआ करते थे वहाँ पे आपको इक्ष्वाका नाम का जो डायनेस्टी है उसका इमरजेंस देखने के लिए मिलेगा लेटर फॉर्म के अंदर में 7th-8th सेंचुरी के समय में आपको। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे काव्या फॉर्म है उसके बारे में जानकारी मिलता है कि काव्या फॉर्म के अंदर संस्कृत का जो यूज है वो किया गया है। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे कॉइन्स के बारे में स्टडी को, कॉइन्स का जो स्टडी है उसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूमिस्मेटिक के नाम से। आपको इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, उनके द्वारा किंग को एट्रीब्यूट किया गया है उन कॉइन्स के थ्रू में। कुषाण डायनेस्टी के जो कॉइन्स है उसके अंदर में आपको गोल्ड का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि कुषाण के द्वारा जो गोल्ड है उनको इश्यू किया गया है। डेट मीन्स वहाँ का जो सोसाइटी है, जो किंगडम है, उसका एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुआ करती थी। सातवाहना डायनेस्टी के जो यहाँ पे कॉइन्स हैं उनके अंदर में आपको जो शिप है वो देखने के लिए मिलेगा। सातवाहना डायनेस्टी के अंदर में आप देखिए कि शिप का जो प्रेजेंस है, डेट मीन्स वहाँ पे नेवी का जो डेवलपमेंट है, उसे नेवी का जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे हुआ है सातवाहना डायनेस्टी के अंदर में। मदर का जो नेम है वो भी यूज किया जाता था। सातवाहना के जो रूलर्स हैं जिसके अंदर में आपको गौतमी पुत्र, सतकर्णी, इस तरीके के जो रूलर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं इसी सातवाहना डायनेस्टी के अंदर में। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से रीड किया। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स जो अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जो हम रीड करने वाले हैं वो लिटरेरी सोर्सेज के बारे में है। कि आप देखें कि जो लिटरेचर है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, जो लिटरेचर है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि लिटरेचर के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। हम यहाँ पे जो इंक है उसको चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिटरेचर के बारे में जब हम रीड करते हैं तो एंशिएंट समय में कौन कौन सा जो लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता था, हमारा जो एंशिएंट बुक्स हैं वो आपको किस लैंग्वेज के अंदर में देखने के लिए मिलती हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी एंशिएंट बुक्स के अंदर में जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाती थी वो लैंग्वेज आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज है, हम देखिए कि हमने देखा था प्रकृत लैंग्वेज है, प्रकृत लैंग्वेज का यूज किया जाता था।
तो आप देखिए प्राकृत लैंग्वेज है। प्राकृत लैंग्वेज के अलावा आपको जो संस्कृत है उसका भी यूज आपको देखने के लिए मिलेगा, संस्कृत भी यहाँ पे यूज किया जाता था। इसके अलावा एक पाली लैंग्वेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, पाली लैंग्वेज है उसका भी यूज यहाँ पे किया जाता था। पाली लैंग्वेज के अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो बेसिकली तमिल एंड तेलुगु है, तमिल एंड तेलुगु है, उन लैंग्वेज का जो यूज है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तमिल है, तेलुगु है, इन सभी जो लैंग्वेज हैं, इन सभी जो लैंग्वेज हैं उनका बेसिकली आपको जो यूज है वो देखने के लिए मिलता है एंशिएंट बुक्स के अंदर में। तो आपको यहाँ पे बेसिकली किस तरीके का जो लिटरेचर है उसको रीड करना है, लिटरेरी जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग में, तो उसके बारे में अगर हम यहाँ पे रीड करें तो आपको यहाँ पे रीड करना है स्टूडेंट्स वैदिक का जो लिटरेचर का पार्ट है उसके बारे में आपको रीड करना है। वैदिक लिटरेचर के अलावा आपको यहाँ पे रीड करना है एपिक्स के बारे में, एपिक्स के बारे में आपको रीड करना है। एपिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे पुरानाज के बारे में रीड करना है। आप देखिए कि गुप्ता एम्पायर के समय में जब गुप्ताज पावर के अंदर में आएंगे तो पुरानाज का जो प्रेजेंस है, पुरानाज का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इन्हीं पुरानाज के अंदर में आपको फ्यूचर टेंस में काफ़ी कुछ बातें की गई हैं, काफ़ी कुछ बातें आपको फ्यूचर टेंस के अंदर में देखने के लिए मिलेंगी कि आने वाले समय में इस तरीके से चेंज आएगा, आने वाले समय में सोसाइटी इस तरीके से होएगा। और वैष्णव जो सेक्ट है उसका जो डोमिनेशन है वो भी आपको पुराणाज के अंदर में देखने के लिए मिलता है। टोटल 18 पुराण्स हैं, 18 पुराण्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैदिक लिटरेचर के अंदर हम वेदाज के बारे में बात करेंगे। वैदिक लिटरेचर के अंदर हम किन के बारे में बात करेंगे, हमारे जो 4 वेदा हैं जिसके अंदर में आपको ऋग्वेद देखने के लिए मिलता है। ऋग्वेद के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको जो सामवेद है उसके बारे में जानकारी मिलती है, यजुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है, अथर्ववेद के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। आप देखिए कि जो वेदाज, जो 4 वेदा हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे देखा, तो 4 वेदा के बाद में इनको अंडरस्टैंड करने के पर्सपेक्टिव से या इनको बेटर वे में एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग में आपको कुछ ब्राह्मण्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। वेदाज का ही जो लेटर पार्ट है उसके अंदर में ब्राह्मण्स को यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया है, ब्राह्मण्स मीन्स यहाँ पे कोई कास्ट के बारे में नहीं है, वो बेसिक आपको एक लिटरेचर का जो सोर्स है वो देखने के लिए मिलेगा। और उन ब्राह्मण्स के अलावा अगर हम बात करें आपको अरण्यकाज हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो एज ए कंक्लूडिव पार्ट के रूप से या कंक्लूडिव पोर्शन के रूप से जिनको ऐड किया गया है इन वेदाज का जो लेटर फॉर्म है उसके अंदर में। अरण्यकाज बेसिकली यहाँ पे अलग अलग अरण्यकाज हैं जिनके थ्रू फिलोसफिकल जो पोर्शन है उसको बताया गया है। जो फिलोसफिकल पोर्शन है, ब्राह्मण्स का जो लीडरशिप है, गाइडेंस है, उसके अंदर में उसको यूज किया गया। आपको 107 उपनिषद हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, 108 उपनिषद हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे इस लेटर वैदिक फेज के अंदर में या पोस्ट वैदिक फेज के अंदर में। संस्कृत का यूज है वो कॉमन आपको देखने के लिए मिलेगा उपनिषद के अंदर में। तो इस तरीके से आपको जो वैदिक लिटरेचर है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वेदा है, वेदा का आपको एक पार्ट देखने के लिए मिलेगा जिसको कि हम ब्राह्मण्स के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम ब्राह्मण्स के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण्स के अलावा आपको अरण्यकाज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ब्राह्मण्स के अंदर में बेसिकली जो कमेंटेटरी पार्ट है उसी को एक्सप्लेन किया गया है। अरण्यकाज के बारे में अगर हम बात करें तो अरण्यकाज आपको एक फिलोसफिकल पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा हर एक वेदा के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि इनके बारे में आपको उपनिषद है उसका यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। अरण्यकाज के बाद में आपको यहाँ पे उपनिषद है उसका यूज है। अरण्यकाज के बाद में आपको 108 जो उपनिषद हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैदिक लिटरेचर के बारे में। वैदिक लिटरेचर का जो लास्ट पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, ब्राह्मण्स के बारे में हमने, उपनिषद के बारे में, अरण्यकाज के बारे में हमने देखा। तो आप देखिए कि लास्ट पार्ट के अंदर में आपको जो यहाँ पे वेदांगाज हैं, जो टोटल 6 वेदांगाज हुआ करते हैं जिनको कि लिम्स ऑफ द बेसिकली जो वैदिक लिटरेचर का जो लिम्स है उसके रूप से भी जानते हैं। तो वेदांगाज जो आपको 6 नंबर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर शिक्षा है, शिक्षा के अलावा कल्प है, शिक्षा है, कल्प है, कल्प के अलावा आपको व्याकरण है, निरुक्ता है, छंद है, ज्योतिष है। वो इस तरीके से 6 आपको देखने के लिए मिलते हैं लेटर वैदिक फेज के अंदर में, जिनको कि हम वेदांगाज के नाम से जानते हैं। वेदांगाज के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पे कल्प सूत्र हैं जिसके अंदर स्रोत सूत्र के अलावा ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, उन सभी के बारे में जानकारी मिलेगा। व्याकरण का जो पाणिनि का जो किताब है, व्याकरण का जो पाणिनि का किताब है उसके बारे में वहाँ पे आपको जानकारी मिलता ही है इसी वैदिक लिटरेचर के अंदर में।
नेक्स्ट एपिक्स एंड के बारे में अगर हम बात करें तो रामायणा है, रामायणा के अलावा आप देखिए कि महाभारत है, तो इन सभी का जानकारी मिलता है। रामायण के अंदर में आपको वाल्मीकि रामायण जिनका जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। क्या वाल्मीकि रामायण के अलावा और कोई रामायण नहीं है? और भी काफ़ी सारी रामायण है, सदर्न इंडिया के काफ़ी सारे जो पोइट्स हैं उनके द्वारा जो रामायण है वो लिखी गई हैं। सबके द्वारा अपने अपने वे में उसको एक्सप्लेन किया गया है, सबके अपने अपने राम हैं स्टूडेंट्स, तो उनके द्वारा उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, तो उन्हीं के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एपिक्स के बाद में आपको जो पुरानाज हैं 108 पुरानाज हैं वो देखने के लिए मिलेगा। डायनेस्टिक जो हिस्ट्री है उसके बारे में वहाँ पे जानकारी मिलती है। गुप्ता एज के बारे में भी वहाँ पे जो बिगनिंग है जो देखने के लिए आपको मिलता है। और पुरानाज के अंदर में आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी। हम काफ़ी बार जो युग कॉन्सेप्ट के बारे में रीड करते हैं कि सतयुग है, द्वापर युग है, द्वापर युग के अलावा आप देखिए कि आपको त्रेता युग देखने के लिए मिलेगा और फिर बाद में आपको कलयुग देखने के लिए मिलता है। तो ये जो युग कॉन्सेप्ट है ये आपको पुरानाज के थ्रू ही देखने के लिए मिलेगा। पुरानाज के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बाद में आपको जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, उसके बाद में आपको जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर में अगर हम बात करें तो आपको बेसिकली आप देखिए कि विनय पिताका है, सुत्त पिताका है, अभिदम्ब पिताका है, वो जब बेसिकली जिनको कि पाली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। विनय पिताका के बाद में आपको सुत्त पिताका है, सुत्त पिताका के बाद में आप देखिए आपको अभिदम्ब पिताका है वो देखने के लिए मिलेगा, जिनको कि किसके अंदर लिखा गया है, पाली लैंग्वेज के अंदर में। विनय पिताका के बारे में जो रूलर्स के बारे में बताया गया है, रूलर्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके पर्सपेक्टिव से बुद्धिस्ट मॉन्क के रिगार्डिंग में। सुत्त पिताका के अंदर में आप देखिए कि जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। थॉट हैं, बुद्धा के क्या थॉट हुआ करते थे, भगवान बुद्ध के, उनके पर्सपेक्टिव से। और आपको अभिदम्ब पिताका है जिसके अंदर में बेसिकली जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल है, बुद्धिज्म का एक फिलोसफिकल प्रिंसिपल है जिसके बारे में आपको विनय पिताका के अंदर में जो जानकारी है वो अभिदम्ब पिताका के अंदर वो जो जानकारी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि विनय पिताका है, रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे रूल्स रहेंगे, क्या यहाँ पे रेगुलेशन रहेंगे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। विनय पिताका के बाद में आपको देखने के लिए मिलता है सुत्त पिताका। सुत्त पिताका के अंदर में बेसिकली क्या है स्टूडेंट, सुत्त पिताका में आपको जानकारी मिलती है रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में, आपको जानकारी मिलती है कि जो रिलीजियस जो टीचिंग्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे अभिदम्ब पिताका हैं, जो अभिदम्ब पिताका हैं वो देखने के लिए मिलता है। तो अभिदम्ब पिताका के अंदर में आपको जो जानकारी मिलता है वो फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म का फिलोसफिकल जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फिलोसफिकल जो प्रिंसिपल है उसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो जातका कथा है वो भी आपको इस बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर जातका कथा है, प्री भगवान बुद्ध का जो प्री बर्थ है उसके रिगार्डिंग का जो कहानी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको जो जैना लिटरेचर है, जैना टेक्स्ट है, उनके बारे में जो जानकारी है वो भी इसी बेसिकली इन्हीं जो वैदिक लिटरेचर है उसी के पर्सपेक्टिव से आप रीड करोगे, जो एंशिएंट हिस्ट्री का लिटरेचर डेवलपमेंट है। इसके अंदर में आपको आगम्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जैन लिटरेचर, जैन टेक्स्ट के अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, आगम्स के बारे में। इसके अलावा अगर हम जैन के बाद में जो सेक्युलर लिटरेचर है जिसमें अर्थशास्त्र है उसके बारे में बात करें, या यहाँ पे हम बात करें हमारा जो संगम लिटरेचर है उसके पर्सपेक्टिव से, तो वो सब हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं एज ए लिटरेचर के सोर्स के रूप से। हम वैदिक लिटरेचर के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैदिक लिटरेचर के बारे में यहाँ पे रीड करते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम यहाँ पे बात करें वैदिक लिटरेचर के बारे में, तो आपको यहाँ पे कुछ वैदिक लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे ज़रूर से होनी चाहिए। आप देखिए कि अभी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, बाद में हम इनको और भी डिटेल के अंदर रीड करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर में। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक संहिताज के बारे में। तो आप देखिए कि आपको 4 टाइप का जो वेदा कॉन्सेप्ट है, 4 टाइप का जो वेदा कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट इज अबाउट द ऋग्वेदा। फर्स्ट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा के अलावा अगर हम बात करें सेकंड के बारे में, तो सेकंड आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट सामावेदा। सामावेदा बेसिकली क्या बताता है, सामावेदा बताता है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे उस समय जो लोग हुआ करते थे उनको म्यूजिक का जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूजिक का जो टेस्ट है वो हुआ करता था, मीन्स म्यूजिक का अंडरस्टैंडिंग है वो हुआ करता था, उसी के बारे में सामवेद के अंदर में आपको जो जानकारी है वो मिलती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको देखने के लिए मिलेगा यजुर्वेद के बारे में। यजुर, आपको यहाँ पे जो जानकारी है वो मिलेगा यजुर्वेदा के बारे में। तो आप देखिए कि यजुर्वेदा के अंदर भी आपको जो डिफरेंट टाइप का जो जानकारीज है वो देखने के लिए मिलती हैं। उसके अंदर अगर हम स्पेशली बात करें तो परफॉर्मिंग आर्ट है, परफॉर्मिंग जो आर्ट हैं उनके बारे में, जो परफॉर्मिंग आर्ट हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है यजुर्वेद के अंदर में। यजुर्वेद के बाद में अगर हम बात करें अथर्वा वेदा के बारे में है, आप देखिए अथर्वा वेदा के बारे में है। अथर्वा वेदा के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो गॉड का जो प्रेज है उनके बारे में, अग्नि का यहाँ पे पूजा किया गया है, मैजिक का जो जानकारी है, डेमन्स और स्पिरिट्स हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो लिटिल बिट आपको जो तांत्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, या आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो गॉड्स को जो प्रेज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अथर्ववेदा के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। तो तांत्रिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से यहाँ पे फायर है, फायर का वर्शिप किया जाएगा, फायर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उन सभी का जो जानकारी है वो अथर्ववेदा के अंदर में। परफॉर्मिंग आर्ट है, यजुर्वेदा का जो फिलोसफिकल पार्ट है उसके रिगार्डिंग में आपको यजुर्वेदा में जानकारी रहेगा। तो इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अबाउट द ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऋग्वेदा के बारे में, तो ऋग्वेदा के बारे में आप देखिए कि आपको यहाँ पे कुछ जानकारी ये होना चाहिए। टोटल ऋग्वेदा के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हिम्स के बारे में, कि यहाँ पे जो कितने जो श्लोकाज हैं वो हुआ करते हैं, कितने मंडल्स हुआ करते हैं, तो आप देखिए कि आपको जो 10 मंडल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 10 जो मंडलाज हैं वो आपको इस ऋग्वेदा के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। 1017 के आसपास से लेकर 1017 के आसपास से लेकर 1028 तक के जो हिम्स हैं वो आपको इस ऋग्वेदा के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। इतने यहाँ पे जो हिम्स हैं वो हुआ करते थे, इतने जो हिम्स हैं वो हुआ करते थे, या इनको सुक्ताज के नाम से भी जानते हैं। कितने आपको जो सुक्ताज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ऋग्वेदा के बारे में आप देखिए 10 मंडल हैं, 1017, 1028, 1018, 17 के आसपास यहाँ पे हिम्स और सुक्ताज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 10 मंडल्स के बारे में देखा या चैप्टर्स के बारे में देखा। आप देखिए कि चैप्टर नंबर 2 टू लेकर 9 तक इनको फर्स्टली डेवलप किया गया था। और जो चैप्टर नंबर 1 है, 1 के अलावा आप देखिए कि चैप्टर नंबर जो 10 है इनको लेटर फॉर्म के अंदर में ऐड किया गया है इस ऋग्वेद के अंदर में। तो इस तरीके से आपको जो अलग अलग जो चैप्टर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ऋग्वेद के अंदर में जो सबसे ओल्डेस्ट एक टेक्स्ट है, इसका जो आपको सिमिलरिटी है, जो पारसी लिटरेचर हुआ करता था, पारसी एक रिलीजियस बुक आपको देखने के लिए मिलती है जिसको कि हम जैंड अवेस्टा के नाम से जानते हैं। जैंड अवेस्टा नाम का जो पारसी जो रिलीजियस बुक है उसके साथ में आपको इसका जो सिमिलरिटी है वो देखने के लिए मिलता है ऋग्वेदा का। तो आप देखिए कि पारसी रिलीजियस बुक है, पारसी का एक रिलीजियस है, पारसी इसका रिलीजियस बुक है, उसका रिगार्डिंग में आपको जो सिमिलरिटी है वो देखने के लिए मिलता है ऋग्वेदा का। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस ऋग्वेदा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इनके अंदर में अलग अलग जो बातें हैं उसको मेंशन किया गया है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये जो लिटरेचर का जो सोर्स है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सामवेद के बारे में, आप देखिए कि सामावेदा के बारे में अगर हम बात करें तो सामावेदा के अंदर में आपको यहाँ पे म्यूजिक के बारे में जो जानकारी है वो देखने के लिए मिलेगा। म्यूजिक के बारे में यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलेगा। तो चैंटिंग के बारे में, म्यूजिक के बारे में वो सब ये बताता है। चैंट्स के बारे में, चैंटिंग आपको किस तरीके से कैरी आउट करना है। चैंटिंग के अलावा आप देखिए कि आपको जो म्यूजिक के बारे में जो जानकारी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा सामवेद के अंदर में। सामवेद के बारे में अगर हम यहाँ पे रीड करें तो अगर हम हिम्स के बारे में देखें तो आप देखिए कि 1549 के आसपास जो हिम्स हैं, 1549 से लेकर 1810 तक का जो हिम्स हैं वो आपको यहाँ पे सामवेद के अंदर में देखने के लिए मिलती हैं। सामवेद बेसिकली यहाँ पे जो आर्यंस जो हुआ करते थे उनका जो म्यूजिक का जो टेस्ट है, म्यूजिक के बारे में जो टेस्ट है वो बताता है कि आर्यंस का म्यूजिक के अंदर में किस तरीके से टेस्ट हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेदा के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि यजुर्वेदा के अंदर में जो जानकारी है यहाँ पे परफॉर्मिंग जो सेक्रीफाइज हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे परफॉर्मिंग जो
सेक्रीफाइस हैं उनके बारे में आपको जो जानकारी है वो देखने के लिए मिलता है यजुर्वेद के अंदर में। तो आप देखिए कि परफॉर्मिंग जो सेक्रीफाइसेस हैं उनके बारे में जानकारी है। उसके अलावा अगर हम बात करें अथर्ववेदा के बारे में तो 20 बुक्स हैं, 20 बुक्स के अंदर में इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये यहाँ पे यजुर्वेदा को 20 बुक्स हैं उसके अंदर में एक्सप्लेन किया गया है। 73 यहाँ पे जो हिम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, 73 जो हिम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यजुर्वेदा के ही बारे में तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो मैजिक का जो फॉर्मूला है, मैजिक किस तरीके से कैरी आउट करना है, मैजिक किस तरीके से कैरी आउट करना है, तो उसका जो फॉर्मूलाज हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो लिटिल बिट एंटरटेनमेंट है, लिटिल बिट आप देखिए कि आपका जो स्पिरिट्स का जो कंट्रोल है उन सभी के बारे में जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे अथर्ववेदा के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, ये मैंने शायद यजुर्वेद के बारे में आपको यहाँ पे यजुर्वेद की परफॉर्मिंग रिगार्डिंग में जानकारी दिया है, तो आप देखिए इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। स्टूडेंट्स, यजुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें, यजुर्वेद तो आप देखिए कि 2 टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। यजुर्वेद आपको 2 टाइप का देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, उस तरीके का जानकारी मिलेगा। परफॉर्मिंग जो सेक्रीफाइस हैं, जो परफॉर्मिंग जो सेक्रीफाइस हैं उनको यहाँ पे कैरी आउट किया जाता था। और आपको 2 टाइप का जो यजुर्वेद है वो कॉन्सेप्ट के अंदर में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अथर्वा वेदा के बारे में, तो आप देखिए कि अथर्वा वेदा के अंदर में आपको यहाँ पे जो टोटल जो 20 बुक्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलता है। 20 बुक्स हैं, 73 हिम्स हैं, 73 हिम्स हैं। यहाँ पे जो मैजिक है, यहाँ पे जो मैजिक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमने अथर्ववेदा के अंदर जो फायर है उन सभी के बारे में रीड किया था, तो यहाँ पे जो मैजिक है उन सभी के बारे में जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे अथर्वा वेदा के अंदर में मिलेगा। कैसे डेमन्स हैं, कैसे डेमन्स हैं, डेमोन्स के अलावा आप देखिए कि जो स्पिरिट्स हैं, जो स्पिरिट्स हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनको कंट्रोल कैसे करना है, ये आपको अथर्ववेदा के अंदर ही जो जानकारी है वो मिलेगा। अब देखिए कि इन जो 4 वेदा जिनके बारे में हमने देखा, ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अलावा सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन सभी को जो एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग में आपको जो ब्राह्मण्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे जो 4 वेदा हैं उनका जो मीनिंग है उसको 4 जो वेदा हैं, 4 वेदाज हैं, 4 वेदाज का जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग में, मीनिंग या एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग में आपको क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स, आपको ब्राह्मण्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्राह्मण्स के बारे में बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पे ब्राह्मण्स के अंदर में आपको जो कमेंटेटरी है इन वेदास के रिगार्डिंग में ही जो कमेंटेटरी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हर वेद के साथ में, जैसे कि हमने ऋग्वेद के बारे में बात किया, तो ऋग्वेद के साथ में आपको जो कुछ ब्राह्मण्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ब्राह्मण्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें अत्रिया नाम का जो ब्राह्मण्स हैं, अत्रिया नाम का जो ब्राह्मण्स हैं, अत्रिया नाम का जो ब्राह्मण्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे और भी आपको अलग अलग जो ब्राह्मण्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे हर एक वेद के साथ में। ऋग्वेद के अंदर में अत्रिया ब्राह्मण है, सामवेद के अंदर में आपको श्री टांडिया नाम का जो ब्राह्मण है, तैत्तिरीय नाम का जो ब्राह्मण है, यजुर्वेद के अंदर में, अथर्ववेद के अंदर में आपको गोपथ ब्राह्मण है उनके बारे में एक्सप्लेन मिलेगा। और ये ब्राह्मण्स बेसिकली क्या है, एक्सप्लेनिंग पार्ट ऑफ द वेदास का जो कॉन्सेप्ट है उसका ये एक्सप्लेनिंग पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन वेदास के ही बारे में, इन ब्राह्मण्स के बारे में हमने देखा कि वेदास का एक्सप्लेनिंग पार्ट है। यहाँ पे आपको सतपथ ब्राह्मण है, पंचविंशा ब्राह्मण है, अत्रिय ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है। इस तरीके के जो हर एक वेदा के रिगार्डिंग में कुछ ब्राह्मण्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगा। ब्राह्मण्स मीन्स कोई कास्ट के बारे में नहीं है, ये यहाँ पे एक कॉमेंटेटरी के रूप से इसको ऐड किया जाता है वैदिक संहिता के ही साथ में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स अरण्यकाज। अरण्यकाज के अंदर में जो रिचुअल सेक्रीफाइस है, जो मिस्टिसिज्म है, जो आप देखिए कि फिलोसफिकल जो नॉलेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो ब्राह्मण्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिला। एक्सप्लेनिंग पार्ट है वेदास के। ब्राह्मण्स हर एक वेद के साथ में इनका यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अरण्यकाज आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि अरण्यकाज के बारे में अगर हम बात करें, अरण्यकाज बेसिकली यहाँ पे एक रिचुअल सेक्रीफाइस है, उन सभी के बारे में जो जानकारी है, रिचुअल जो
सैक्रिफाइज है, उनके बारे में जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे अरण्यकाज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। आप देखिएगा अरण्यकाज के अंदर में जो ब्राह्मण्स एंड वेदा के अंदर में जो बताया गया है उसका एक कंक्लूडिव पार्ट आपको अरण्यकाज में देखने के लिए मिलता है। तो अरण्यकाज आर बेसिकली द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द अरण्यकाज आर बेसिकली द कंक्लूडिंग पोर्शन है यहाँ पे वेदा कॉन्सेप्ट का एक कंक्लूडिंग पोर्शन के रूप से देख सकते हो। या आप देखिए कि जो अरण्यकाज है वो एक कंक्लूडिंग पोर्शन किस चीज़ के हैं, यहाँ पे आपको ब्राह्मण्स का जो कंक्लूडिंग पोर्शन है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए अरण्यकाज का जो राइटिंग है वो एक गुरु का जो लीडरशिप है उसके अंदर में देखने के लिए मिलता है। गुरु के पास में बैठ के शिष्य के द्वारा इनका जो लिखा गया है, इसके अंदर जो भी फिलोसफिकल नॉलेज है, कोई भी जो रिचुअल है उनके बारे में जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे रिचुअल सैक्रिफाइस है, मिस्टिसिज्म है, फिलोसफिकल नॉलेज है, वो सब गुरु का जो गाइडेंस है उसके अंदर में दिखा गया है। तो मीन्स जो मेंटर है, मेंटर का जो गाइडेंस है उसके अंदर में इनको लिखा गया है अरण्यकाज को। तो दिस इज ऑल अबाउट द अरण्यकाज के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको उपनिषद के बारे में भी जानकारी है वो होना चाहिए। उपनिषद के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उपनिषद आपको यहाँ पे 108 हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। 108 के अंदर में डिफरेंट टाइप के यहाँ पे उपनिषद है, केन है, ईस है, कथा है, मुंडक है, मुंडकिया है। इसके अलावा और भी आपको बृहद उपनिषद है, अरण्यका उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है। इस तरीके के आपको डिफरेंट टाइप के जो उपनिषद हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। उपनिषद आपको बेसिकली जो पोस्ट वैदिक एरा है, पोस्ट वैदिक का जो एरा है उस समय में इनका जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इसके अंदर में मोस्टली जो वैदिक नॉलेज है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो उनको डॉक्यूमेंट किया गया है, जो भी रिसेंट वैदिक नॉलेज था उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया था इन उपनिषद के थ्रू में। और ट्रांजिशन आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो ट्रांजिशन भी देखने के लिए मिलेगा, जो रिचुअलिस्टिक ऑफ वेदा है उसका यहाँ पे जो न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के अंदर में एक ट्रांजिशन फेज भी आपको इन उपनिषद कॉन्सेप्ट के थ्रू में देखने के लिए मिलेगा कि वेदा से जो पोस्ट वैदिक का जो पीरियड है, वेदा से जो पोस्ट वैदिक का जो पीरियड है उसके अंदर में जो ट्रांजिशन हुआ उसके बारे में जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको इन उपनिषद के थ्रू में देखने के लिए मिलता है। उपनिषद बेसिकली डेट मीन्स था कि यहाँ पे टीचर के पास में बैठ के जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्रेट फिलोसफिकल नॉलेज है उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया है, या टीचर के द्वारा अपने जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली बताया गया है। अगर हम बात करें वेदास के बारे में, ब्राह्मण्स के बारे में, अरण्यकाज जो बेसिकली कंक्लूडिंग पार्ट है, और उपनिषद आप देखिए कि वैदिक लिटरेचर का ही आपको सबसे लेटर फॉर्म देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वैदिक लिटरेचर के जो लिम्स हैं उनके बारे में, तो वैदिक लिटरेचर के कुछ लिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनको कि हम वेदंगाज के नाम से जानते हैं, जिनको कि हम वेदंगाज के नाम से जानते हैं। वेदंगाज को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? लिम्स ऑफ द वैदिक लिटरेचर। ये 6 आपको देखने के लिए मिलते हैं। वेदंगाज आपको टोटल 6 देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि वेदंगाज के अंदर में कौन कौन से वेदंगाज हैं। टोटल आपको जो वेदंगाज देखने के लिए मिलते हैं वो है शिक्षा है। 6 में आप देखिए कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा मीन्स यहाँ पे जो एजुकेशन है उसके पर्सपेक्टिव, फोनेटिक्स उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो कल्पा है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। शिक्षा के अलावा आप देखिए कि आपको कल्पा के बारे में, कल्पा मीन्स रिचुअल के बारे में, जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बेसिकली जो व्याकरण है, व्याकरण मीन्स जो ग्रामर है, व्याकरण मीन्स जो ग्रामर है, ग्रामर के बारे में भी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फोर्थ अगर हम बात करें स्टूडेंट, निरुक्ता के बारे में है, जो निरुक्ता है उसके बारे में जानकारी है। और आप देखिए कि निरुक्ता मीन्स बेसिकली यहाँ पे जो जानकारी आपको निरुक्ता के अंदर आपको देखने के लिए मिली, ये लिम है बेसिकली वैदिक लिटरेचर के जो लिम्स हैं उसके रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा, जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन वेदंगाज के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे छंदा के बारे में, छंद आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें मैट्रिक्स है, ज्योतिष में आपको एस्ट्रोनॉमी है। तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो छंदा है, छंदा है, छंदा के अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो ज्योतिष है,
ज्योतिष मीन्स एस्ट्रोनॉमी है। ये सब आपको 6 वेदंगाज हैं जो वैदिक लिटरेचर का वन ऑफ द एक कंक्लूडिंग पार्ट है। फिर आपको कुछ कल्प सूत्र हैं, 3 आपको जो कल्प सूत्र हैं, कल्प सूत्रा हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि कल्प सूत्रा के अंदर में आपको स्रोत सूत्रा है, स्रोत सूत्रा का जानकारी वहाँ पे मिलेगा, स्रोत सूत्रा है। स्रोत सूत्रा के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे स्रोत सूत्रा के अलावा आप देखिए कि आपको मिलेगा धर्म सूत्रा के बारे में जानकारी, धर्मा सूत्रा। धर्म सूत्रा के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो गृह सूत्रा है उसके बारे में भी जानकारी मिलता है। तो ये 3 यहाँ पे आपको जो कल्प सूत्रा हैं उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। व्याकरण के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ देखिए हमने व्याकरण के बारे में बात किया, तो आपको एक पाणिनि का जो किताब है वो देखने के लिए मिलता है। संस्कृत जो ग्रामर है उसके पर्सपेक्टिव से संस्कृत का जो व्याकरण है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि पाणिनि का जो किताब है उसको क्या नाम दिया गया है, आपको अष्टाध्यायी नाम का जो किताब है वो देखने के लिए मिलता है। एक सेंट हुआ करते थे, यक्षा नाम के एक सेंट हैं, यक्षा नाम के एक सेंट है। यक्षा के द्वारा बेसिकली किसके रिगार्डिंग में जो किताब है वो लिखा गया है, आपको यहाँ पे जानकारी होगी। यक्षा के द्वारा जो निरुक्ता है, निरुक्ता के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। फिर लेटर फॉर्म के अंदर में आप देखिए यक्षा के द्वारा जो निरुक्ता है, यक्षा के द्वारा जो निरुक्ता है, इन सभी के बारे में किसी के ना किसी के द्वारा जो बुक है वो लिखा गया है स्टूडेंट्स। ये फिलोसफिकल पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यक्षा के द्वारा निरुक्ता के बारे में जानकारी है। यक्षा के अलावा अगर हम बात करें, आपको लेटर फॉर्म के अंदर में स्मृति जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम मनुस्मृति के बारे में रीड करते हैं, काफ़ी बार कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो स्मृतिज हैं, स्मृतिज के बारे में जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्मृतिज के अंदर में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारा जो स्मृतिज हैं जिनको 200 BC के समय से, जो 200 BC का समय है, बिफोर क्राइस्ट का जो समय है, उसके बाद में आप देखिए कि आपको यहाँ पे 600 AD तक काफ़ी सारा जो स्मृति हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर कुछ मनुस्मृति भी हैं, याज्ञवल्क्य का भी स्मृति है, नारदा का भी स्मृति है, बृहस्पति का स्मृति है, कात्यायन का स्मृति है, पाराशर का है, देवाल का है। इस तरीके का आपको कुछ फेमस जो किताबें हैं, जो लॉ बुक्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। मनुस्मृति का काफ़ी कुछ जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हिंदुइज्म का जो लीगल सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, वो मनुस्मृति के रूप से यहाँ पे वर्क किया करता है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वैदिक लिटरेचर के बारे में है, जिसके पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे रीड किया। आज हम वैदिक के बारे में ही रीड करते हैं। जो ग्रेट एपिक्स हैं, जो पुराणाज हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैनिस्ट टेक्स्ट हैं, सर्कुलर जो लिटरेचर है, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर लेंथ इंक्रीज होगा और उतना फिर देखा नहीं जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू में। तो आज इतना ही रखते हैं कि नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।